नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारा ये वो कार्यक्रम है जिसमें श्रवण जी देश के जाने माने पत्रकार संपादक राजनीतिक मसलों पर अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज भी ऐसी ही किसी मसले पर उनसे करेंगे बातचीत। इस वक्त जो मसला सबसे ज्यादा गर्म है वो ये कि कैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को आड़े हाथों लिया है। बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि उन्होंने सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही एक तरीके से टिप्पणी की है और उनको समझाने और बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से पिछले 3 महीनों में चुनाव लड़ा गया है और उसमें जिस तरीके की बातें की गई हैं, जिस अहंकार का परिचय दिया गया है, वो ठीक नहीं है। उन्होंने एक तरीके से सबक देते हुए कहा है कि चुनाव के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है, स्पर्धा होती है, लेकिन चुनाव के बाद जो विपक्ष है उसका एक नजरिया होता है, उसका सम्मान करना चाहिए, सहमति से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी टिप्पणी उन्होंने ये की है कि दरअसल जो स्वयंसेवक है उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, और अगर उसमें अहंकार है तो फिर वो स्वयंसेवक नहीं है। यानी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को इशारा किया गया है कि जिस अहंकार से भर के आपने पिछले दिनों चुनाव लड़ा और उसका परिचय दिया वो ठीक नहीं है। इसके क्या मायने निकलते हैं और इसका क्या संदर्भ है, और क्या ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के बीच टूटते रिश्तों की एक कड़ी है, शुरुआत है, या फिर कहीं ना कहीं एक तरीके के समझौते की बुनियाद पर इमारत खड़ी की जा रही है। बात करेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी खुद इसका खुलासा करेंगे, बताएंगे। उनका इतना लंबा चौड़ा अनुभव है, लंबे समय तक गुजरात में काम किया है, आरएसएस को बहुत करीब से देखा है और मोदी जी को भी। श्रवण जी, ये जो आपने कहा और जो दिख रहा है वो कोई नई घटना नहीं है। ये 2015 के आखिर से चल रहा है। मतलब तो 2016 के मार्च से तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ये चल रहा है, 2016 से चल रहा है। अब ऊपर इसलिए आ गया कि मोदी जी 2024 में कमजोर हो गए, थोड़े से राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए हैं। तो वो ये कमजोर आदमी पर संघ का प्रहार है। मतलब मोदी जी जब तक बहुत ताकतवर थे, ये जो कह रहे हैं ये कोई अचानक से मोदी जी के में अहंकार आ गया, या जो जितनी बातें उन्होंने कही कि मर्यादा का पालन, अहंकार, सामाजिक विभाजन, ये तमाम चीजें जो कह रहे हैं भागवत साहब, भागवत कथा का जो पारायण हो रहा है ये कोई नया नहीं है, ये पुराना है। अब वो 10 साल तक चुप रहे, 12 साल तक, 11 साल तक संघ प्रमुख। 2014 में जब इन्होंने मोदी जी की उम्मीदवारी का समर्थन किया था, तब भागवत साहब को उम्मीद थी कि वो नियंत्रण कर लेंगे उन पर, मोदी जी पर, और संघ के साथ वैसा बर्ताव नहीं करेंगे कि जैसा गुजरात में किया गया था। मैंने 2013 के आखिर में जो मेरी मुलाकात हुई थी भागवत साहब से, लंबी मुलाकात थी इंदौर में, और मैंने जिक्र भी किया है 2-3-4 बार अपनी डिबेट्स में। मैंने उनको कहा था कि आगाह किया था कि ये तो संघ को खत्म कर देंगे, आपने कैसे इनका समर्थन किया। तो भागवत साहब ने मुझसे कहा था कि नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, हम इनको कंट्रोल कर लेंगे। उनका शब्द था कंट्रोल कर लेंगे, पर हुआ नहीं। और अब जो परिणाम आए हैं 2024 के, उसके कारण संघ को एक बार फिर मौका मिल गया। एक बार नहीं, पहली बार बड़ा मौका मिला है। वो पहले तो बैठकों में मुद्दे उठाते रहे और एक कोल्ड वॉर जैसा ठंडा शीत युद्ध चलता रहा। ये ओपन में आ गया जो दिख रहा है।
अगर आप कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के नतीजे देखें, ये तब से प्रमुख रूप से शुरू हो गया था। मतलब इसलिए शुरू हो गया था कि कर्नाटक में आरएसएस के जो दूसरे नंबर के नेता हैं दत्तात्रेय हसबोल, उनका हेडक्वार्टर भी है, वो वहाँ रहते भी हैं और ऑपरेट भी वहाँ से करते हैं, नागपुर से नहीं करते वो जी। और उनके बारे में लार्जली माना जाता है कि मोदी जी के खास वो हैं, भागवत नहीं है। अगर आपको याद हो तो कर्नाटक में बीजेपी के हार के बाद ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था। उस लेख में ये लिखा गया था कि केवल हिंदुत्व के दम पर और मोदी जी के चेहरे के दम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा सत्ता में वापस आना। उस सलाह को माना नहीं, मोदी जी ने मान भी नहीं सकते थे, क्योंकि मोदी जी उस समय जिस रथ पर सवार थे वो अयोध्या पहुंचने वाला रथ था जो, तो वो अयोध्या पर उनको बहुत भरोसा था कि राम मंदिर, तो उन्होंने कोई बात मानी नहीं वो ऑर्गेनाइजर के आलेख की। तेलंगाना में फिर हार हो गई, पर हुआ ये कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकारें बन गई और ये इलाके संघ के गढ़ माने जाते हैं। जी। तीनों जो है, गुजरात भी, राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी। उस समय कर्नाटक के बाद तो सिर्फ ऑर्गेनाइजर ने लेख लिखा था। इस बार नई चीज ये हुई है कि भागवत साहब का वक्तव्य भी साथ में आ गया। हालांकि वो एक ट्रेनिंग कैंप में आरएसएस के लोगों के साथ उन्होंने बातचीत में कहा, पर ये ऐसा लगता है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइजर भी आया है और मोदी ये भी आए, भागवत साहब भी आए। अब इसमें जो मोटे तौर पर जो भागवत साहब ने कहा उसमें 4 बातें हैं। एक तो ये है कि चुनाव में मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया। दूसरा पॉइंट ये कि सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता कि ये सब मैंने ही किया है। तीसरा ये कि बिना किसी कारण के संघ को घसीटा गया, झूठ फैलाया गया। और चौथा मुद्दा बड़ा ये है कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, कौन ध्यान देगा। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि इनको, भागवत साहब को अचानक से ये 4 मुद्दे कैसे ध्यान में आ गए। ऑर्गेनाइजर का जो आलेख आया है साथ में अभी जो आया है, जिसका उल्लेख अखबारों ने किया है, उसके 2 पॉइंट्स हैं, मूल 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बीजेपी का ये हाल हुआ है, अतिरंजित आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास। दूसरा पॉइंट ये है कि संघ के नेताओं ने से या संघ से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मदद नहीं मांगी और बीजेपी के लोगों ने सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहे, जमीन पर काम नहीं किया। और संघ के बारे में जो एक मुहावरा इस्तेमाल किया, उसका अर्थ ये कि घर की मुर्गी को दाल बराबर समझा गया। अब इसमें आप संघ की पीड़ा को निकाल सकते हैं। इसमें जो तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि 5वें चरण के मतदान के ठीक पहले, 5वें चरण का मतदान 20 मई को हुआ था और उसमें 49 सीट्स थी स्टेट पर और उसमें 13 सीटें बहुत ही क्रूशियल महाराष्ट्र की थी और उसमें भी बंबई की सीटें थी, मुंबई की 6-7 सीटें थी। उस एक इंटरव्यू आया नड्डा साहब का
उसमें नड्डा साहब ने कहा कि जो उनका आशय था कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, संघ का काम एक वैचारिक ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम करते रहें। बीजेपी का काम पॉलिटिकल है, वो अलग है। उन्होंने कहा शुरू में हम अक्षम रहे होंगे, थोड़ा कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी बीजेपी को। आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। ये भूमिका है जो आपने मुद्दा उठाया है संघ और बीजेपी को लेकर, उसको थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में और पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। अब सवाल इसमें ज्यादातर तो भागवत साहब से पूछने के बनते हैं कि उन्होंने चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान, इतना लंबा चुनाव था 19 अप्रैल से 1 जून तक, ये मर्यादा, अहंकार, सामाजिक विभाजन, इन तम चीजों को क्यों नहीं उठाया, उस दौरान क्यों नहीं उठाया। दूसरा ये कि क्या आरएसएस जो ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा गया है, वो क्या एक एडमिशन है कि संघ ने काम नहीं किया है। मतलब ये आप इसको, जो आर्टिकल है उसको इस तरह भी स्वीकार कर सकते हैं कि भाई आपने हमसे मदद नहीं मांगी, हमने काम नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है कि जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और जगह उत्तराखंड में, जो दिल्ली में जो सफलता मिली है बीजेपी को अक्रॉस 100% वाली, लगभग 100%, वो आरएसएस के बिना मिली है। जो आपने काम ही नहीं किया तो बीजेपी को अपने आप मिली है जी। तो मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण मिली है। दूसरा ये सवाल पूछना चाहिए कि संघ जो है पिछले 25 सालों से उत्तर पूर्वी राज्यों में काम कर रहा है, और जिसमें मणिपुर भी शामिल है। ये जो मणिपुर की जो जल रहा है वो 1 साल से जल रहा है। तो संघ से पूछा जाना चाहिए कि जो मणिपुर में 25 साल तक उन्होंने क्या काम किया। क्या कुकीज और मैतेई को विभाजन का काम किया? वहां इतने चर्च जलाए गए, सैकड़ों की संख्या में चर्च जलाए गए, तो उसमें संघ की भूमिका क्या रही? या संघ क्या ये स्वीकार करेगा कि उसका पूरा काम उत्तर पूर्व का असफल हो गया? ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजर में या भागवत साहब द्वारा, उसमें कुछ सवाल भी पैदा हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया। अब क्या दिक्कत है वो उस पर हम आते हैं। जो पूरा हमको दिख रहा है कि संघ का काम मोदी के बिना नहीं चल सकता। जो मैं पढ़ रहा हूं, और मोदी जी का काम संघ के बिना चल सकता है। संघ को मोदी जी का नेतृत्व भी चाहिए और आधिपत्य भी चाहिए। मतलब सवाल यह है कि बीजेपी को सत्ता में बनाए रखना संघ के लिए जरूरी है, पर वो उसको ये पसंद नहीं कि मोदी जी इस तरह से काम करें। मतलब वो चाहता है कि मोदी जी संघ के साथ कंसल्टेशन में काम करें। मतलब संघ अपने आप को कांग्रेस का सेवा दल नहीं बनाना चाहता या बनने देना चाहता। जो नड्डा साहब का इंटरव्यू है या जो बीजेपी का एटीट्यूड है, जो कि एक पॉलिटिकल
एंटिटी के लिए आप उसको उचित भी ठहरा सकते हैं कि चुनाव बीजेपी को लड़ना है, संघ को नहीं लड़ना है। मतलब संघ के लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ना है, तो उनके स्टेक्स हैं ही नहीं पूरे के पूरे सिस्टम में। तो जो बीजेपी का एटीट्यूड है या मोदी जी का है कि भाई सिस्टम में जो भूमिका ब्यूरोक्रेसी की होती है कि मतलब इनपुट देने के लिए या गाइड करने के लिए, वो संघ की होनी चाहिए। मतलब आप कल्चरल और वैचारिक ऑर्गेनाइजेशन है जी, तो आप अपना कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं कर सकते तैयार, जो आप करते रहे हैं, और जिसके कारण बीजेपी को नुकसान हुआ है कि मान लीजिए कि रिजर्वेशन को लेकर आपका जो एटीट्यूड रहा है या आपका जो विचार रहा है वो बीजेपी की घोषित पॉलिसीज के खिलाफ रहा है। अब इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो ये है, मतलब दोनों के डर अपने अपनी जगह पर हैं, बीजेपी के और संघ के। जो मैं पढ़ रहा हूं वो बता रहा हूं आपको। संघ को अब ये डर हो गया है कि मोदी जी जिस तरह से चल रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं, उसमें बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ सकती है, और बीजेपी का सत्ता से बाहर होने का सबसे बड़ा असर या खामियाजा संघ को भुगतना पड़ेगा। ये संघ का डर हो सकता है, क्योंकि 100 साल संघ के पूरे हो रहे हैं, बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, 60 लाख लोग हैं और 50-60 हजार शाखाएं हैं देश में। बीजेपी का डर ये हो सकता है कि अगर जिस तरह से बीजेपी को एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अब कॉन्फ्रंट करना पड़ रहा है, दूसरे दलों के लोगों को लेना पड़ रहा है, और वो जब आ रहे हैं तो अपनी विचारधाराएं भी साथ लेकर आ रहे हैं, अपने पूर्वाग्रह भी साथ लेकर आ रहे हैं। कि मान लीजिए कि चंद्रा बाबू आए हैं, तो वो मुसलमानों को लेकर जो जिस तरह के कंसेशंस आंध्र में दे रहे हैं, आप उसको कैसे, मतलब संघ के लिहाज से कैसे ओवर राइट कर सकते हैं? या जिस तरह के विचार या जिस तरह के जाति जनगणना का एजेंडा नीतीश कुमार लेकर आए हैं, तो आप कैसे उसको कंडेम कर सकते हैं? आप जाति जनगणना के खिलाफ भी हैं संघ के लोग, और रिजर्वेशन के खिलाफ भी हैं। तो बीजेपी का डर ये हो सकता है कि संघ का हस्तक्षेप अगर बढ़ता है या उसको बढ़ने दिया जाता है, तो उसके कारण जो उनका जो बड़ा मतदाता वर्ग है, जिसमें मुस्लिम भी हैं, बैकवर्ड क्लास है, अति पिछड़े लोग भी हैं, दलित भी हैं, वो जो ऑलरेडी छिटक गए वो और ज्यादा छिटक जाएंगे। तो ये जो आपका मूल पॉइंट है आशुतोष जी, वो उसका कंक्लूजन ये है कि संघ का जो हस्तक्षेप है वो मोदी जी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरह से नहीं करेंगे। और उनको पता है मोदी जी को कि अब जो चीजें बदल रही हैं पॉलिटिकली, उसमें संघ की भूमिका लगातार कमजोर से कमजोर या उनके लिए जरूरी नहीं रह जाएगी, बिल्कुल। तो इसीलिए जो नड्डा जी का इंटरव्यू था 5वें चरण के ठीक पहले, वो इस दिशा में काफी सिग्निफिकेंट है। और ये जो हम देख रहे हैं, ये जो भागवत साहब का आज बयान है और ऑर्गेनाइजर का आलेख है, ये वही है जो 2014 के बाद से चल रहा था, कर्नाटक के बाद से बढ़ना शुरू हुआ, और अब जब पॉलिटिकली मोदी जी थोड़ा कमजोर हुए हैं, तो एक बीमार होते ऑर्गेनाइजेशन पर संघ ने, या बीमार होती कमजोर होती पार्टी पर संघ ने अपना एजेंडा थोपने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर मोदी जी पर होगा, या उसको स्वीकार करेंगे, या संघ को कोई एक्सेस अब वो बीजेपी में देंगे या अपने कामकाज में देंगे। ये चीज अब चलती रहेगी, और
मुझे नहीं लगता, क्योंकि मोदी जी ने ऑलरेडी संघ में अपने तौर पर एक नया गुट या समूह खड़ा कर रखा है। तो इसलिए जैसे बौद्ध धर्म में 2 संघ हो गए थे, हीनयान और महायान, वैसे मोदी जी के पास भी एक संघ है, वो उनके साथ रहेगा। भागवत साहब का जो संघ है वो अब ज्यादा दिन चलेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है जी। ठीक है सर, थैंक यू।